नमस्कार। मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ब्रिटिश सरकार यानी सम्राट द्वारा पारित किया गया था। इसकी बात करेंगे और इसके हम प्रोविज़न को देखेंगे। फर्स्ट प्रोविज़न है इसका कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से संबंधित है। जो लंदन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था, उसको चुनने का जो अधिकार था वो किसके पास था? वो था ऐसे शेयर होल्डर के पास जो कि 1000 पाउंड से ज़्यादा के शेयर रखते थे। यहाँ पर ये सेल लिखा हुआ है तो इसकी जगह पर शेयर है, गलती से टाइप हो गया है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता था। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कितने सदस्य थे? तो ये थे 24 सदस्य। 24 सदस्य हुआ करते थे और 1/4 यानी 6 सदस्य प्रति वर्ष रिटायर हुआ करते थे और इनके स्थान पर नए सदस्यों को चुना जाता था। तो हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के अगले प्रावधान का। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सम्राट को राजस्व और अन्य मामलों से संबंधित लिखित सूचना भेजेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रावधान किया गया था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगा यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो सम्राट को अब लिखित सूचना भेजेगा कि राजस्व मामलों से संबंधित, सैन्य मामलों से संबंधित और भी जितने भी मामले होते थे, और उन सब से संबंधित सूचना भेजेंगे। और यहीं से जो कंपनी पर सम्राट का नियंत्रण लगना स्टार्ट हो गया। देखते हैं अगला प्रोविज़न क्या किया गया था। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत अगला प्रोविज़न किया गया था कि बंगाल के गवर्नर को, जो बंगाल और जो 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, तो जो बंगाल को का गवर्नर होता था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए एक कार्यकारिणी का गठन किया गया। और कार्यकारिणी में 4 सदस्य हुआ करते थे और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। और सम्राट, जो ब्रिटिश सम्राट होता था, तो इनको जो कार्यकारिणी के जो भी सदस्य हुआ करते थे, इनको जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सहायता से यानी सिफारिश पर सम्राट उन 4 सदस्यों को हटा सकेगा। तो हम देखते हैं कि ये 4 सदस्य कौन थे। और पहले हम देखेंगे कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। जो वारेन हेस्टिंग थे वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और यही, अगर ये प्रश्न आए आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो इसका भी आंसर आपको क्या लिखना पड़ेगा? इसका भी आंसर आपको लिखना पड़ेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। और जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी बनी थी 1773 में, तो उसके कौन से सदस्य थे? एक थे मानसन नाम के ये सदस्य थे और दूसरे थे क्लेवरिंग। यहाँ पर लिखते नहीं बन रहा है, वो जगह कम पड़ रही है। क्लेवरिंग। तो और दूसरे सदस्य कौन थे? जो तीसरे सदस्य थे वो थे फिलिप
फिलिप फ्रांसिस जो थे वो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी हुआ करती थी तो उसके सदस्य थे। और एक सदस्य और थे बारबेल, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है बारबेल भी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य थे। और जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी तो जितने भी निर्णय लिए जाते थे तो वे सदस्यों के द्वारा मिलकर लिए जाते थे। गवर्नर जनरल अपनी भूमिका तब निभाता था जब जो जिन कार्यों में जो 4 मेंबर थे, मॉनसन, क्लेवेरिंग, फिलिप फ्रांसिस तथा बोरवेल, तो वोटिंग हुआ करती थी। और वोटिंग में जब टाई हो जाती थी यानी बराबर के वोट हो जाते थे तब निर्णायक मत जो था वो गवर्नर जनरल दिया करता था। और हम इसके बाद अगला प्रावधान देखेंगे। अगले प्रावधान है कि जो मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर को गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया। जो बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियाँ थी तो ये इनके जितने भी मामले होते थे, चाहे वो राजस्व से संबंधित मामले हों या प्रशासन से संबंधित मामले हों, तो इनको गवर्नर जनरल यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था तो उनकी आज्ञाओं को ध्यान में रखना पड़ता था। नहीं तो जो वारेन हेस्टिंग यानी बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ये अन्य प्रेसिडेंसियों जैसे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर को हटा सकते थे। और इनको गवर्नर जनरल को अधिकार था कि वह मुंबई, मद्रास और बंगाल के गवर्नर को हटा सके। तो इस वजह से इनको पालन करना पड़ता था जो भी गवर्नर जनरल की आज्ञाएं आती थीं। और गवर्नरों द्वारा जो भी कानून बनाए जाते थे तो उनकी सूचना गवर्नर जनरल को देनी पड़ती थी। देखते हैं अगला प्रावधान क्या है। अगला प्रावधान है कि गवर्नर जनरल जो गवर्नर जनरल था तो उसको अध्यादेश लाने की शक्ति दे दी गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि जो गवर्नर जनरल है तो उसके पास ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है कि कंपनी की फोर्ट विलियम की जो बस्तियां हैं और कारखानों तथा अन्य बस्तियों में सामान्य प्रशासन और शांति के लिए अध्यादेश और उपबंध लाने की शक्ति दे दी गई। तो और 2 वर्ष बाद सम्राट के पास अधिकार था कि वह सम्राट के पास अधिकार था कि वह जो गवर्नर जनरल द्वारा अध्यादेश लागू किए गए हैं तो उनको रद्द करने का अधिकार था। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रोविज़न देखते हैं। नेक्स्ट प्रोविज़न में क्या दिया गया है कि कलकत्ता यानी कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। और इसमें 4 न्यायाधीश हुआ करते थे। एक न्यायाधीश थे मुख्य न्यायाधीश और 3 सहायक न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे तो उनका नाम था क्या, एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। और जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी वो 1774 में की गई थी। और इसके 3 और अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। एक का नाम था चैम्बर्स और दूसरे का नाम था लेमिस्टर और तीसरे वाले का नाम था हाइट। तो इस प्रकार से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 सहायक न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। और कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी तो इसके पास ऐसे कई विषयों पे अपनी सुनवाई करने का अधिकार दिया गया था, जैसे कि ब्रिटिश सम्राट की प्रजा के दीवानी, जो ब्रिटिश की जो जनता है उसके
दीवानी, फौजीदारी, समुद्री और सेना और चर्च संबंधी मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया। और सम्राट और कंपनी के अधीन जितने भी व्यक्ति नौकरी करते थे और उनकी सेवा में लगे थे, तो उनकी अपनी और प्रजाजनों की शिकायतों को सुनने का और उन पे मुकदमा प्रस्तुत कर सकते थे। और सुप्रीम कोर्ट के पास दो प्रकार के मुकदमे सुनने का अधिकार था, एक मौलिक मुकदमे और दूसरे अपील से संबंधी मुकदमों को सुनने का अधिकार दिया गया था। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोविज़न क्या किया गया था। नेक्स्ट प्रोविज़न किया गया था कंपनी के कर्मचारी के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो कंपनी के जो कर्मचारी थे, तो वो क्या करते थे कि अपना कंपनी का काम करने के बाद अपना निजी व्यापार चलाते थे। जैसा कि वो जो उस समय पे नवाब हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, तो उनसे भेंट लेते थे, उपहार लेते थे, गिफ्ट लेते थे और रिश्वत भी लेते थे। तो ये सब बंद कर दिया गया। और इसको यदि कोई भी जो कंपनी का कर्मचारी है वो अगर दान लेगा, गिफ्ट लेगा, तो इसको रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जुर्माना घोषित कर मतलब अपराध घोषित कर दिया गया। और जो भी ऐसा करेगा तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। और जो कंपनी का कर्मचारी गिफ्ट लेगा या फिर उपहार लेगा, तो उसे वापस इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। और जब कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत उनके वेतन को भी बढ़ा दिया गया। क्या है कि अब कुछ तो करना पड़ेगा। अब जितनी तनख्वाहें थी, जो सैलरी थी कंपनी के कर्मचारियों की, वो कम पड़ती थी, इसीलिए तो वो दान लेते थे, रिश्वत लेते थे, तो उनकी सैलरी को बढ़ा दिया गया। और इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत ही मेहनत की है, तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें। धन्यवाद।